हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सरसाइज 13.2 के जो आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में कितने क्वेश्चन हो गए थे, अपने 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो पिछला वीडियो नहीं देखा है अगर, इसके लिए आपको लिंक ऊपर मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो है ही, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप बिल्कुल आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आपको लाइन से मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन ने कर लिए हैं। और एक चीज और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी अपने को गिवन है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। और हमसे पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। तो एक चीज का ध्यान दीजिए, जब हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने लास्ट की जो एग्जाम्पल किए थे वहां पे हमने एक स्टेटमेंट प्रूव करा था कि अगर अपना ए एंड बी ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ए बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश बी भी इंडिपेंडेंट होगा अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो, ठीक है। डैश मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अगर ए है, ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा उसको ए डैश से भी शो करते हैं, ए बार से भी शो कर देते हैं, ए पे कॉम्प्लीमेंट यानी सी लगा देते हैं तो ये भी उसी चीज को शो करता है, यानी ये सेम ही चीज है, शो करने के अलग अलग तरीके हैं। तो इसको हम बोलते हैं नॉट ए। तो यहाँ पर ए लिया है इसलिए नॉट ए, अगर बी रहेगा तो नॉट बी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अपन ने इंट्रोडक्शन में एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उसी के थ्रू अगर हम ये शो कर दें कि अपने ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो अपन उस कंडीशन से अपना नॉट ए नॉट बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताई क्योंकि इसी चीज का यूज करके अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ए और बी दो इवेंट हैं और यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि ये इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो ए और बी को इंडिपेंडेंट हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपने को गिवन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने पास कितना है 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने पास कितना है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने को गिवन है 1/8, ठीक है। अपने को ये नहीं बोला गया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, अपन इसको शो करेंगे। तो यहां लिखेंगे कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो इसको अपन शो कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी है 1/8, ठीक है, और ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 और बी की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि यहाँ से LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे इफ दिस, तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अब हम ये पढ़ चुके हैं, हमने एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल 13 था या 14 था ये तो याद नहीं है, बट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में किया था। एक्सरसाइज 13.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में एक एग्जाम्पल किया था, उसमें एक स्टेटमेंट हमने प्रूव करा था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट रहेंगे वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो यहाँ देन लिख देते हैं इफ दिस देन दिस, सो ए डैश एंड बी डैश। अब देखिए ए डैश का मतलब क्या है नॉट ए और बी डैश का मतलब है नॉट बी। समझ में आ रही बात। या फिर इसको मैं लिख देती हूँ आपको साइड में, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी नॉट ए मतलब ए डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी मतलब बी डैश। तो ये प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पर अपने को वर्ड्स का मतलब समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अपने को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स,
तो देखो यहाँ पर अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे, और यहां से हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी डैश, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो इससे हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे जो हमसे पूछा है। तो आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर हमको ये ए और बी इवेंट दिए थे, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और एक इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, ठीक है। और हमको नॉट ए एंड नॉट बी की प्रोबेबिलिटी पूछी, नॉट ए नॉट बी मतलब ए डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी। तो हम ऑलरेडी स्टेटमेंट ये पढ़कर आए हैं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं दिए थे, सबसे पहले हमने इस कंडीशन को लगा के ए और बी को इंडिपेंडेंट प्रूव करा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। अब क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है इसीलिए ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ये इंडिपेंडेंट है इसीलिए इससे ये कंडीशन निकल कर आती है। तो अगर ये और ये वैल्यू हम रख दें तो हमारी इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी जो हमसे पूछा है। तो सिंपल बहुत है ये क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको ये चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू क्या होता है 1। ये क्लास 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू होता है 1। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए चाहिए तो हमको ये चीज पता है कि 1 में से ए की प्रोबेबिलिटी अगर आप माइनस कर दो तो आपको नॉट ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसी तरीके से बी की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इक्वल टू क्या रहेगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अगर आप फाइंड करते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से आप बी डैश की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए नॉट बी, ये आया कैसे ये मैं अब लिख रही हूँ। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाई, और बी की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये जो वैल्यू है ये आई कहां से, ये मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बस अब ए की प्रोबेबिलिटी अपने पास है, बी की प्रोबेबिलिटी अपने पास रख देते हैं। तो ए की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस ये है 1/4 इंटू 1 माइनस बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। बस इसको सॉल्व कर लेना है अपने को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन नॉट बी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 4 1 जार 4, 4 माइनस 1 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 1 जार 3, 4 2 जार 8। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी जो है ये आ गई। तो बस ये कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए था कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, और इसी से ये कंडीशन निकल कर आई। और ये कॉन्सेप्ट अपने को पता है, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट लगा दिया और बात हो गई खत्म, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, हमको बोला गया कि ए और बी इवेंट इस तरह से है कि ए की प्रोबेबिलिटी दी है, बी की प्रोबेबिलिटी दी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बीच में है और नॉट बी इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो और मतलब यूनियन है ना। तो ये तीन चीजों की प्रोबेबिलिटी दी है और हमसे पूछा है कि स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, और हमको ये बताना है कि जो ए और बी हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, बस इस चीज का ध्यान देना है, इस और का ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारे पास है वो हम लिखेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है कितनी 7/12, और जो वर्ड्स में लिखा है वो हम थोड़ा सा सही तरीके से लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब ए डैश, और मीन्स यूनियन, नॉट बी मतलब बी डैश, ये हमको दिया है 1/4। और हमसे ये पूछा है कि ए और बी
के इंडिपेंडेंट होने की बात पूछी है। तो सीधी सी बात है भाई कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होने की बात पूछी जा रही है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन हमारी हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम शो कर देते हैं तो ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी है, बी की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी होगी। तो चलिए करते हैं। तो कुछ रूल वगैरह लगेंगे और कुछ चीज़ें जो कॉन्सेप्ट हम पढ़कर आए हैं वही लगेंगे और अपन फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है आपका ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो देखिए हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता था अपना ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। याद है? ठीक है, इसको साइड में लिख लीजिएगा लगे तो। हम डी मॉर्गन्स लॉ से ये पढ़कर आए हैं। डी मॉर्गन्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश यानी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इस होल कॉम्प्लीमेंट को हमको हटाना होता था तो इस तरीके से बीच में यूनियन लग के ये लग जाता था। तो ये अपना रूल है। तो यहाँ पर उल्टा लगाएंगे, यहाँ पर दोनों जगह अगर आप प्रोबेबिलिटी लगा दें तो यहाँ पर हमारे पास है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश को हम ये लिख सकते हैं क्या? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो साइड में ये चीज लिख जरूर लीजिएगा कि, या फिर यहाँ लिख ही लेते हैं कि बाय ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। तो इस चीज से हम इसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/4। ठीक, पहली चीज। तो इंटरसेक्शन तो किसी भी तरीके से हमको मिल गया, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है ये, लेकिन हमको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर फिर से वही हमारा पुराना घिसा पिटा रूल लग जाएगा। कौन सा? हमको ये चीज पता है कि भाई ए और ए का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? 1। तो यहाँ पर जरूरी थोड़ी है कि कोई एक ही इवेंट रहे, इसकी जगह पे कुछ और भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू भी तो 1 हो सकता है ना। ये एक इवेंट की तरह, ये अपना एक इवेंट की तरह काम नहीं कर सकता क्या कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी प्लस ए इंटरसेक्शन नॉट ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो यहां से अपन को ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो मैं चीजें डायरेक्ट इसलिए नहीं करा रही हूं ताकि आपको एक एक चीज यहां पर क्लियर होते चली जाए, कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तभी हमारे दिमाग में डाउट रह जाएगा, तो आगे जाके ये डाउट बढ़ जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए जब स्टार्टिंग में आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो मैं हमेशा यही आपको कहती हूँ कि एक एक चीज़ अच्छे से पढ़िए ताकि आगे जाके ऐसे डाउट रह ही ना जाए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करके लिखूंगी कैसे, ये मैंने आपको रफली बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को डायरेक्ट लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चाहे तो इसको लिख लीजिएगा कि सिंस दिस, तो यहाँ से अपन लिख लेंगे इसको, क्या लिखेंगे अपन? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इसमें चेंज कर लिया हमने, देखा आपने इससे, और इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब ये माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी एक मिनट आगे से कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको नोट करना है तो आप कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसके आगे से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 माइनस 1/, ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 और ये प्लस का हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4 1 4, 4 माइनस 1 3/4। तो यहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी अपने पास है, बी की प्रोबेबिलिटी अपने पास है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है। अब बिल्कुल आराम से हम ये चीज देख सकते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ
A and B are independent events, then तो कंडीशन हम क्या पढ़ कर आए हैं भाई, हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। वैल्यू रख दीजिए, अगर LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं मतलब यहाँ पर A और B इंडिपेंडेंट है, नहीं आते हैं तो नहीं है। ठीक, चलिए तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी हमने अब भी फाइंड करी है 3/4। A की प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है 1/2 इंटू B की प्रोबेबिलिटी गिवन है 7/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3/4 अपना एज इट इज है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 7 से तो इधर का कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 7 1 जार 7, 12 2 जार 24। तो आप यहाँ पर खुद से देखें क्या LHS और RHS इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर अपन ये लगाएंगे और लिखेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे सो A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बस वही है कि यहाँ पर एक तो अपना डी मॉर्गन्स लॉ लगा है, ठीक है, इसके बाद अपना वही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इक्वल टू 1 होता है, तो वही रूल अपन ने इंटरसेक्शन वाले में लगा दिया। तो ये दो चीजें लगी, इन दो चीजों से आपका पूरा काम बना है। अपन ने A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लिया और देख लिया कि ये अपने इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या बोला जा रहा है कि गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B। तो यहाँ पर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये हमको गिवन है, और हमको A की प्रोबेबिलिटी दी है, B की प्रोबेबिलिटी दी है, और बाकी ये 4 पार्ट में हमको क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमको ये फाइंड करना है, सेकंड में हमको ये, थर्ड में ये, और फोर्थ में ये। तो 1 बाय 1 करेंगे। तो समझ में आ गई ना बात कि अपने को A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है, और अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये गिवन है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है, यहां से करते हैं अपन फर्स्ट। तो फर्स्ट में अपन से पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। तो ध्यान दीजिए A एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन B, ये पूछा है अपने से। तो हमको ये चीज पता है कि भाई A और B इंडिपेंडेंट है, तो यहां लिखेंगे सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये हमको गिवन है। तो A की वैल्यू अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपने को गिवन है 0.6, तो ये हो जाएगा 0.18। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपने पास आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, बीच में है एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट B मतलब B डैश, ये पूछा है आपसे। तो सीधी सी बात है, देखिए अभी हमने देखा कि A और B इंडिपेंडेंट है, तो जैसा कि इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था कि अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं तो A और B डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट, सो A एंड B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ गई कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए A और B डैश मतलब B का कॉम्प्लीमेंट, या इसको बोलते हैं नॉट B, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। बात समझ में आ गई भाई, A और B डैश इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर A की प्रोबेबिलिटी इंटू B डैश की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर। तो A की प्रोबेबिलिटी तो अपन सीधी सीधी लिख देंगे, कहाँ A की प्रोबेबिलिटी 0.3,
लेकिन बी की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, 1 में से बी की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इक्वल टू क्या होता है 1। भाई बी की प्रोबेबिलिटी नॉट बी की प्रोबेबिलिटी 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश चाहिए अपने को, तो अपन क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे। बेसिक रूल है ये अपना, तो यही लगा देंगे अपन। तो मल्टीप्लाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, क्लियर। अब वैल्यू रख देंगे क्योंकि बी की प्रोबेबिलिटी अपने पास है, तो यहां पर अपन ने लिखा 0.3 इंटू 1 माइनस बी की प्रोबेबिलिटी अपनी है 0.6। 1 मिनट ब्रैकेट लगाइए। अब 1 में से 0.6 माइनस होगा तो कितना आएगा 0.4। तो यहां करते हैं अपन इसको, थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो देखो ये तो अपना 0.3 एज इट इज इंटू 1 में से 0.6 माइनस होगा तो 0.4, तो ये हो जाएगा 0.12 मल्टीप्लाई हो गया 4 3 12। ठीक है, क्लियर। तो ये अपना सेकंड पार्ट भी हो गया। लीजिए ये फर्स्ट पार्ट खत्म, ये सेकंड पार्ट खत्म। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो थर्ड में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बीच में है और मतलब यूनियन बी। बात समझ में आई। अपने से क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बीच में और मतलब यूनियन बी। अब इसके लिए अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, या फिर चलो एक लाइन और ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यूज रखना है, दैट्स इट। तो ए की प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपन ने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करी थी 0.18। ठीक है, तो ये आ गई अपनी 0.18। तो ये कितना हो जाएगा अपना 0.9 माइनस 0.18, तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 0.72। इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया अपना, ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पर करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर बनता है कि नहीं तो फिर इधर से हटा के करेंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी नीदर ए नॉर बी। नीदर ए नॉर बी मतलब कि ना ही ए ना ही बी। ठीक है, ए भी नहीं और बी भी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि ए भी नहीं मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, और बी भी नहीं मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। तो भाई अभी हमने स्टार्टिंग में जब ये करा था फर्स्ट पार्ट, तभी हमने देखा था कि अगर जो इवेंट ए और बी है अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर फिर से यही कहानी लिखेंगे कि सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सो ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये आपको लिखना है, बट मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों, क्योंकि ए भी इंडिपेंडेंट है। तो इससे अपनी कंडीशन क्या बनेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, अब ए डैश की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे आप, 1 में से ए की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, इंटू बी की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, 1 में से बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। लीजिए, ठीक है, क्लियर। अब 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी है 0.3 इंटू 1 माइनस बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है अपनी 0.6। ठीक है, तो 1 में से आप 0.3 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0.7 इंटू यहाँ आ जाएगा 0.4। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 0.28। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी आपका आ गया ये। तो लीजिए, ये चारों पार्ट अपने एक ही बार में हो गए, हटाना नहीं पड़ा अपने को कुछ भी। क्लियर, ठीक है। तो देखिए ये अपना यहाँ पर अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, यहाँ पर अपने ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, यहाँ पर ये अपने थर्ड पार्ट का आ गया, और ये अपने फोर्थ पार्ट का आ गया। ठीक है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट इधर उधर करके वही के वही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, बस वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े आराम से बना लेंगे। ठीक है, क्लियर,
ओके, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। एक डाई है, उसको 3 बार थ्रो कर रहे हैं, एक थ्रो, ये दूसरा थ्रो और ये तीसरा थ्रो। हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर किसी डाई को हम 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम 6 की डिग्री 3 यानी 216 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है हम उस पर जाएंगे। इन्होंने हमसे ये बोला है कि जब आप डाई को थ्रो कर रहे हैं पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, तो एटलीस्ट कम से कम एक बार किसी भी थ्रो पे ऑड नंबर आना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहां पर क्या चीजें बन सकती हैं, 3 तरह की चीजें बन सकती हैं कि भाई एक बार आपका ऑड नंबर आ सकता है, ठीक है, और या फिर आपका क्या आ सकता है, 2 बार ऑड नंबर आ सकता है, या फिर आपका 3 बार ऑड नंबर आ सकता है। ऑड ऑड ऑड, दिस एंड दिस एंड दिस, यहां बीच में एंड लगा, ध्यान दीजिए ना, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। यहां पर जो कंडीशन बोली गई है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है, वो प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, 3 थ्रो पे। तो यहां पर थ्रो की बात हो रही है कि हम एक डाई को अगर 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो पहले थ्रो पे, दूसरे थ्रो और तीसरे थ्रो, इन थ्रो की बात हो रही है कि कम से कम एक बार हमको ऑड नंबर चाहिए। तो कम से कम एक बार मतलब या तो एक बार रहे, 2 बार भी ऑड नंबर आ सकता है और 3 बार भी ऑड नंबर आ सकता है। कम से कम का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहां पर आपके कुछ अलग अलग तरीके बन सकते हैं। जैसे कि ये अपनी समझ लो पहली कंडीशन है कि या तो ये हो सकता है कि ऑड इवन इवन, और क्या हो सकता है, इवन ऑड इवन, या फिर क्या हो सकता है इधर में और बीच में लगेगा, ध्यान दीजिएगा ना, और थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ उसको, और इवन इवन ऑड, ठीक है। तो पहले इधर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ठीक। अब इसके बाद यहां और लगा हुआ है, मतलब इनके रिजल्ट में ये रिजल्ट ऐड होगा क्योंकि और लगा है, ठीक है। तो ये लेंदी मेथड है, हालांकि इसको समझना इसलिए जरूरी क्योंकि इसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि अगर डायरेक्ट जो मैं समझाने वाली हूँ यहाँ पर आपको सॉल्यूशन को, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन बात वही है यार कि मैं आपको यही कहती हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ के चलें। हो सकता है कि डायरेक्ट में जो समझाऊँ वो आपको समझ में ना आए, इसलिए पहले में ये सारी चीजें जो यहाँ पर बोला गया वो सारी चीजें यहाँ पर हम ओपन करके समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। थ्रो की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 कंडीशन तो ये बन गई। अब इसके बाद ये हो सकता है कि दोनों पे ऑड आ जाए, एक पे इवन आ जाए, और कंडीशन क्या बन सकती है, ऑड एंड इवन एंड ऑड, ऑड इवन ऑड, ठीक। और या फिर क्या कंडीशन बन सकती है कि पहले थ्रो पे आपका इवन आ जाए, दूसरे पे ऑड आ जाए और तीसरे पे भी ऑड आ जाए, ठीक। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ की बात करते हैं कि तीनों पे अगर ऑड है तो यहाँ तो इधर उधर भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑड है वो ऑड है, तो आप ऑड को इधर उधर कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, इनको फाइंड करो, फिर इसको अलग करो क्योंकि ये कंडीशन अलग चल रही है अपनी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑड नंबर है, एक इवन है, और यहाँ पर 3 ऑड नंबर है। समझ में आई बात। अब अगर इसके अपोजिट बात करें अपन, यहाँ पर बोला गया कम से कम एक बार ऑड नंबर, अगर हम बोले कि एक बार भी ऑड नंबर ना आए, इसकी उल्टी कंडीशन बन जाएगी अपनी, ठीक है। तो यहां पर एक कंडीशन और बनेगी जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो रहेगी कि तीनों पे आपका इवन नंबर आ जाए, तीनों पे आपका इवन नंबर आ जाए, तो वो कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम क्या करें, अगर हमको थोड़ा सा शॉर्टकट में करना है, थोड़ा छोटा करना है, तब ये कंडीशन बनेगी कि टोटल प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट है, ठीक है, कोई भी इवेंट है, तो यहां पर ये बोला गया है कि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस इवेंट की, गेटिंग एटलीस्ट वंस एन ऑड नंबर, कम से कम एक बार ऑड नंबर चाहिए। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट चले जाएं कि एक बार भी ऑड नंबर ना आए, अगर एक बार भी ऑड नंबर नहीं आ रहा है मतलब तीनों पे इवन नंबर आ रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा अपनी क्या होती है, 1,
क्या होती है 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें इसकी एंड ठीक है, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें तब भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो फिर आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, बीच में प्लस है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इनकी करिए और फिर तीनों को कंडीशंस के हिसाब से आप तीनों के रिजल्ट को ऐड कर दीजिए, तब भी आपको वही सेम रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इसको फटाफट से आपको बताऊंगी। आपको समझ में आ गया कि टोटल अपने पास रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। अगर 3 डाई को आप थ्रो कर सकते हैं और इवन ऑड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इवन ऑड की बात हो रही है, नंबर्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। अगर एक डाई को 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो 216 अपने आउटकम आते हैं, लेकिन यहां पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ इवन ऑड की। तो इवन ऑड के हिसाब से यहां पर अपने कितने आउटकम बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां, और अपने से प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है इन सारी कंडीशंस की। तो हम क्या करें, इनको सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं आप, और आप क्या कर सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। भाई इसमें से इसको माइनस करोगे, जो बचेगा वो यही सारे तो बचेंगे, ठीक। तो यहां पर अभी हमने सिर्फ और सिर्फ यहां पर कॉन्सेप्ट समझा है इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। चलो तो इसको लिखा रहने दीजिए। तो यहां पर हम ये क्यों कर रहे हैं ये मैंने आपको समझाया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मैं इसको भी समझाऊंगी, पहले अपन इसको कर लेते हैं फटाफट से। तो ये अपने थ्रो है, ये पहला थ्रो, ये दूसरा थ्रो और ये तीसरा थ्रो डाई का, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं किस पे, यहां पर हमको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि व्हेन वी टॉस अ डाई, जब हम एक डाई को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या चीजें होती हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। सिर्फ हम एक की बात कर रहे हैं अभी, है ना। यहाँ पर मैं एक अलग से बना लेती हूँ कि ये 3 थ्रो हैं, ठीक है। तो पहले की बात करें तो पहले पे भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तीसरे पे भी 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि हम थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, ये सारी कंडीशंस की बजाय हम इसकी एक उल्टी कंडीशन लेकर चलेंगे जो इसमें नहीं आ रही है। जो इसमें नहीं आ रही वो क्या है, इवन इवन इवन। तीनों पे इवन नंबर भी तो आ सकता है भाई, ठीक है, तीनों पे इवन नंबर भी तो आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल 8 में से अगर इसको माइनस कर दें तो यही तो बचेगी, ठीक है। चलो तो ये है, तो अपन ने एक इवेंट ई लिया, ठीक है, जो क्या शो कर रहा है, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर अपने कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है ना। अपने इवन नंबर कौन कौन से, 2 है, 4 और 6 है, ठीक है। तो एक इवेंट ई लिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई फाइंड कर रहे हैं अपन। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपने कितने हैं, 3 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6। तो ये हो गया अपना 1/2। तो आप देख पा रहे हैं कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है ये हाफ है। समझ में आ रही है बात। तो अभी सिर्फ एक के लिए फाइंड किया है कि यहाँ पर इवन एंड यहाँ पर इवन एंड यहाँ पर इवन। तो ये फिगर नहीं बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए अपने को, है ना। तो 2 4 6 इस कंडीशन में भी, सॉरी, यहाँ पर भी 2 4 6 और यहाँ पर भी 2 4 6। तो देखा जाए तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, इवन नंबर एंड यानी इंटरसेक्शन इवन नंबर एंड यानी इंटरसेक्शन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करें, यानी इसकी तीनों थ्रो पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर ये फाइंड करें तो क्या हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। मान लो पहले थ्रो को अपन 1 से, दूसरे थ्रो को 2 से और तीसरे थ्रो को 3 से अपन शो कर देते हैं, ठीक है। ये मैं हटा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो E1 क्या है, ये भी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये अपन ने अभी फाइंड करी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 2 4 4 2 8। तो ये अपनी प्रोबेबिलिटी अभी आई है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तीनों थ्रो पे।
पहले थ्रो पे, दूसरे थ्रो पे एंड तीसरे थ्रो पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यानी इसको ही अपन हटा देंगे, इसको अगर हटा देंगे तो यही तो बचेंगे। तो यहां पर अब अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर अपन फाइंड कर रहे हैं तो वन में से यानी टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे अपन इवन की प्रोबेबिलिटी, तो जो बचेगा वो ऑड के लिए तो रहेगा एटलीस्ट कम से कम एक बार। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये। अब इंटरसेक्शन नहीं भी लगाएंगे तो अगर E1 E2 E3 लिख देंगे तो इसका मतलब यही है। तो ये माइनस कर दो, 1 माइनस 1/8, 8 1 जार 8, तो ये आ गई आपकी 7/8 प्रोबेबिलिटी। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है कि भाई अगर कम से कम एक बार ऑड नंबर चाहिए तो इस इतनी सारी कंडीशन बन रही हैं। सिंपल तरीका ये है कि एक बार भी ऑड नंबर ना आए तो टोटल प्रोबेबिलिटी यानी वन में से एक बार भी ऑड नंबर ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो बचे हुए जो आउटकम रहेंगे वो यही रहेंगे। और सिंपली भी अगर आप देखें तो फेवरेबल आउटकम ऑड नंबर आने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल पॉसिबल आउटकम 7 और 1 8। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको नोट करिए। इससे और एक बार थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन ये इतना है, ये ठीक है। इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। देखिए इसका एक तरीका देख लिया, अगर इससे आप करते हैं तो अपन सबसे पहले ये वाली कंडीशन, अपनी फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट में करूंगी मैं इसको। फर्स्ट कंडीशन में देखें, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या है? ऑड। तो देखिए इस प्लेस पे ऑड इवन दो ही चीजें हैं, तो ऑड के लिए यहां पर आ जाएगा 1/2 एंड मतलब मल्टीप्लाई, इवन की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ऑड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। देखो इवन ऑड टोटल पॉसिबल आउटकम 2। अब या तो इवन आ सकता है या ऑड आ सकता है, तो ऑड की बात हो रही है तो ऑड के लिए यहाँ पर 1/2 प्रोबेबिलिटी, इवन की 1/2 और इसकी 1/2। बीच में एंड लगा है, ध्यान दीजिए बीच में एंड लगा है इसलिए अपन ने मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, क्लियर। अब ये और है तो प्लस लगा दो। ठीक, अब इवन यानी 1/2 एंड मतलब मल्टीप्लाई, ऑड मतलब 1/2 इंटू 1/2। फिर बीच में यहाँ पर और लगा है मतलब यहाँ प्लस लगा दो और फिर से वही ऑड ऑड इवन, तो ऑड इवन सॉरी ऑड ऑड और इवन। ठीक है, अब इस पूरे को आप ऐड कर दो क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 2 2 4 4 2 8, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा देखिए 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 यानी ये आ गया अपना 3/8। तो हालांकि ऐसे करना था तो इक्वल मैं ऐसे लगा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा ना। ये अब यहाँ पे और लगा है मतलब फिर लास्ट में देखेंगे उसको। यहाँ पर और लगा है या फिर इधर अपन लाइन ही खींच लो, ये और का डायरेक्ट अपन प्लस लगाएंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं इसकी, ऑड ऑड इवन, तो मतलब ऑड ऑड इवन। ठीक, फिर यहाँ बीच में और है तो प्लस लगा दो, फिर यहाँ पे ऑड इवन ऑड, तो ऑड इवन ऑड। अब क्योंकि बीच में एंड लगा है, देखिए एंड लगा है इसलिए मल्टीप्लाई लगा रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस क्योंकि यहाँ और है, फिर इवन ऑड ऑड, तो इवन ऑड ऑड। अब आप देखें फिर से वही कंडीशन 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा आपका 3/8। अब बीच में क्या लगा, यहाँ पे और लगा, ध्यान दीजिए ना। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है ऑड 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 मतलब कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये यहाँ पर और कुछ तो है ही नहीं, सिर्फ ऑड 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 है, तो 2 2 4 4 2 8 यानी कि यहाँ पर अपना फाइनल आ जाएगा, यहाँ पर और लगा दीजिए आप और ये आ जाएगा 1/8। तीनों को आप ऐड कर लीजिए क्योंकि बीच में और है, ठीक है ना, 3/8, तो इसको ऐड कर लो 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा आपका 7/8। बस बात खत्म। तो इतनी कैलकुलेशन आपको इस कंडीशन में करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल तरीका कि तीनों पे ही ऑड नंबर ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी को टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 में से माइनस कर दिया, और सिंपल तरीका अपना फर्स्ट वाला था।
तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, क्योंकि देखिए जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक जो तरीका हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर ये भी आपको नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आया है ये, और इसके बाद आया है ये। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको बोला जा रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं बोला गया, यहाँ पर बोला गया है कि 2 बॉल हम निकाल रहे हैं लेकिन हम वापस से रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बोला है फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। तो भाई देखिए एक बॉक्स है, तो टोटल अपने पास 18 बॉल्स हैं अपने बॉक्स में, जिसमें से 10 ब्लैक बॉल हैं और 8 रेड बॉल हैं। अब यहाँ से रेंडमली 2 बॉल अपन निकाल रहे हैं। जैसे अपन ने पहली बॉल निकाली, फर्स्ट बॉल, देखा कि रेड है कि ब्लैक है और वापस से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बोला है विद रिप्लेसमेंट। तो जब हम एक बार बॉल निकाल रहे हैं और वापस से रख रहे हैं, वापस से रख रहे हैं, मतलब टोटल बॉल जो भी हैं अपनी उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब अगर हम जब दूसरी बॉल निकालेंगे, सेकंड बॉल, तब भी आपकी जितनी बॉल है उतनी ही रहेंगी, क्योंकि हमने पहली बॉल निकाली, देखी कि ब्लैक है या रेड है और फिर वापस से रख दी, तो टोटल बॉल उतनी है जितनी है। फिर जब दूसरी बॉल निकालेंगे और फिर अपन देख लेंगे, यानी टोटल बॉल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला है विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं, ठीक। चलो, तो यहाँ पर इतनी बात तो आ गई समझ में, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है कि बोथ बॉल्स आर रेड, यानी जो बॉल्स हम निकाल रहे हैं, सबसे पहले पहली बॉल निकालेंगे तो पहला इवेंट, फिर वापस रखेंगे बॉल को, फिर दूसरी बॉल निकालेंगे वो दूसरा इवेंट। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही बॉल्स जो हैं ये रेड होंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी अपन से पूछी है। तो सबसे पहले सिंपल सी चीज अपन लिख लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो कितनी है अपने पास, 18, ठीक है। रेड बॉल्स अपने पास कितनी है, 8, एंड ब्लैक बॉल्स कितनी है अपने पास, 10, ठीक है। इतना अपन ने लिख लिया। अब अपने को एक्चुअल में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड, यानी पहली बॉल और दूसरी बॉल। तो इसको हम ले लेते हैं पहली बॉल यानी B1, बोथ बॉल्स आर रेड यानी पहली बॉल भी रेड एंड सेकेंड बॉल इज ऑल्सो रेड। तो एंड मतलब कि यहाँ आएगा इंटरसेक्शन और B2, ठीक है। या फिर इसको B1 B2 ना लिख के अपन सिंपल अपना जो लिखा हुआ है वही लिखते हैं, वो बेटर रहेगा। बोथ बॉल्स आर रेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, फर्स्ट बॉल इज रेड, रेड ही बोला ना, तो पहली बॉल रेड, और यानी एंड, इंग्लिश में एंड है ना, एंड सेकंड ड्रॉन बॉल इज ऑल्सो रेड, तो सेकंड बॉल इज रेड। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको करना होगा, तभी जाके आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सही तरीके से हो पाएगा। जब स्टार्टिंग में कर रहे हैं, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, तब आप फटाफट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला बोथ बॉल्स आर रेड, यानी पहली बॉल भी रेड एंड सेकेंड बॉल इज ऑल्सो रेड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पहली बॉल के रेड होने की, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक। तो क्या हुआ कि फर्स्ट बॉल रेड, एंड मतलब मल्टीप्लाई, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड। भाई ये एक्चुअल में किसको शो कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल 1 इंटरसेक्शन बॉल 2, फर्स्ट बॉल इज रेड, या फिर यहां पर आप लिख लो R1 एंड R2, दोनों ही बॉल रेड होंगी। तो पहली बॉल भी रेड एंड दूसरी बॉल भी रेड, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट बॉल रेड इंटू सेकेंड बॉल रेड, बीच में मल्टीप्लाई लगता है ना, ठीक है। भाई अपने को पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 अगर अपन लिखे हैं तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2, दैट्स इट, ठीक। चलिए, तो पहली बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल रेड बॉल कितनी है, 8, ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम टोटल बॉल है 18,
बीच में लगा दो मल्टीप्लाई। अब दूसरी बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर बोला है कि पहली बॉल अपन ने निकाली, देखी और वापस से रख दी, मतलब टोटल बॉल में कोई चेंजेस नहीं है, तो टोटल बॉल अपनी 18 ही है और रेड बॉल अपनी कितनी है, 8 है। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, ये भी 2 4 जार 8 और ये 2 9 जार 18, तो 4 4 जार 16, 9 9 जार 81। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, लीजिए खत्म। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना होगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब अपन कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में सिर्फ इतना बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। तो अब हमको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बॉल जो रहेगी, क्लियरली पहली बॉल जो रहेगी ये ब्लैक होगी, तो ब्लैक बॉल को अपन बी से शो कर देते हैं, एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, और दूसरी बॉल अपनी रेड रहेगी तो इसको आर से शो कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक इंटरसेक्शन रेड, ये फाइंड करना है। अब इसके लिए हमको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, बस यहाँ पर वैल्यू रख दो और बात अपनी खत्म। तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि विद रिप्लेसमेंट बोला गया है, तो पहले ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं अपन। तो ब्लैक बॉल टोटल है कितनी है अपने पास, 10, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। क्लियर, अब मल्टीप्लाई। अब जैसा कि आपने मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में देखा होगा कि यहाँ पर अगर बी की प्रोबेबिलिटी हो गई है, यानी ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई है, तो इसका असर रेड बॉल पे पड़ता था, यानी अपनी टोटल बॉल यहाँ से एक कम हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। समझ में आ रही बात, और वहां पर वर्ड था विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि ब्लैक बॉल अगर एक बार निकल गई तो हमने उसको वापस नहीं रखा, इसलिए टोटल बॉल अपनी कम हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर अपन ने देखा ब्लैक बॉल निकाली और वापस रख दी, तो टोटल बॉल जितनी है उतनी ही है। इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ड है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 8 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 18 ही है। क्यों, क्योंकि एक बॉल निकाली वापस रख दी, तो टोटल जितनी है उतनी है, उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो 2 5 जार 10, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, तो ये हो जाएगा अपना 5 4 जार 20, 9 9 जार 81। तो लीजिए ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करेंगे। तो अब थर्ड पार्ट करेंगे, तो थर्ड पार्ट में ये बोला गया है, यहाँ पर फर्स्ट बॉल या सेकंड बॉल नहीं बोला गया है। ठीक है, क्योंकि दो बॉल निकाल रहे हैं, तो पहली बॉल निकलेगी, वापस रखेंगे, फिर दूसरी बॉल निकलेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड नहीं बोला गया, यहाँ पर बोला गया कि वन ऑफ देम इज ब्लैक। ठीक है, दोनों में से एक ब्लैक है और जो दूसरी वाली बॉल है वो रेड है, यानी वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड नहीं बोला गया है। कहने का मतलब ये है कि पहली ब्लैक दूसरी रेड हो सकती है, या फिर पहली रेड दूसरी ब्लैक हो सकती है, या मीन्स आ गया और। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉन बॉल, पूरा आपको लिखना है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। बात समझ में आ रही है कि पहली बॉल अपनी ब्लैक हो सकती है और दूसरी बॉल रेड हो सकती है, लेकिन ये भी तो हो सकता है या फिर और। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि पहली बॉल रेड हो सकती है, फर्स्ट इज रेड, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिख रही हूं, फर्स्ट बॉल इज रेड लिखना है एंड सेकंड इज ब्लैक। बात समझ में आई। ठीक है भाई, या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये, या मीन्स इंग्लिश में अपन बोलते हैं और। समझ में आ गई बात, और मीन्स होता है अपना प्लस। तो अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक एंड मतलब इंटरसेक्शन, रेड मतलब आर। समझ में आ गई बात, ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक इंटरसेक्शन रेड की प्रोबेबिलिटी, और मतलब हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी किसकी, फर्स्ट बॉल रेड
एंड मतलब इंटरसेक्शन, सेकंड बॉल इज ब्लैक। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई? बस ये प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करना है। तो जनरली अपन हो सकता है कि कई बार अपन ध्यान नहीं देते क्योंकि यहाँ पर अपने को ऑर्डर नहीं बोला गया है कि फर्स्ट ब्लैक है कि सेकंड रेड है या फर्स्ट रेड है सेकंड है। इन्होंने ये वर्ड यूज करा है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक, दोनों में से एक ब्लैक है और जो दूसरी है वो रेड है। तो इसमें ये ऑर्डर हो सकता है कि भाई पहली ब्लैक हो सकती है, दूसरी रेड हो सकती है, या फिर और पहली रेड दूसरी ब्लैक। ठीक, तो ये कंडीशन अपनी बनेगी। अब इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यहाँ ब्रैकेट लगाओ क्योंकि बीच में प्लस है, और यहाँ पर हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। बस अब ये तो इसके आगे तो आपको करना आता ही है, कर ही लेंगे। तो ब्लैक बॉल की बात करें, ब्लैक बॉल है कितनी अपने पास, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम इंटू रेड बॉल की बात करें, रेड कितनी है अपने पास, 8 फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। अब इसकी प्रोबेबिलिटी से इस पे चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, यानी एक बार बॉल निकाल के वापस रख रहे हैं। ठीक, क्लियर, चलो प्लस इसको सॉल्व करते हैं। तो रेड की वही 8/18 और ब्लैक बॉल की हो गई 10/18। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 4 8, 2 9 18, 2 9 18, 2 5 10। तो ये हो जाएगा आपका 5 4 20, 9 9 81 प्लस यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी सेम, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10, 2 9 18, तो 5 4 यहाँ पर आ जाएगा 20/81। अब अपने को बहुत अच्छे से पता है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसको यहाँ पर अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20 + 20 40/81। तो लीजिए वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड की प्रोबेबिलिटी आ गई 40/81। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमारे 13 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गए हैं। अभी इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो उनको हम कवर करेंगे हमारी अगली क्लास में। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन समझे हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।